रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 49। 2 दिन बाद एक पहाड़ी के ऊपर 5-12 से 15 साल के बीच के बच्चे और एक 30 के दशक का आदमी एक बड़ी सी ग्रिफिन पक्षी के ऊपर बैठे हुए आकाश में उड़ रहे थे। ये सब कोई और नहीं सप्तगिरी गुरुकुल के 5 शिष्य और आचार्य सुमंत थे। जब सभी ने नीचे देखा तब सभी की आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उनके चेहरे पर एक रोमांचक भाव आ गया। वे सभी आकाश में उड़ते हुए नीचे जमीन की तरफ देख रहे थे जहां पर एक विशाल और अत्यंत सुंदरता से भरपूर एक पहाड़ी उनको दिखाई दे रही थी। ये पहाड़ी थी लुकान पहाड़ी जहां पर शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी। रुद्रांश के चेहरे पर उत्साह और रोमांच के भाव थे। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे, उसने कभी भी ऐसा पहाड़ नहीं देखा था। वह लुकान पहाड़ी की सुंदरता और विशालता से बहुत प्रभावित था। ध्रुव के चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय के भाव थे। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। वह लुकान पहाड़ी की सुंदरता और विशालता से बहुत आश्चर्यचकित था। राजकुमारी शिवांगी के चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास के भाव थे। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वह लुकान पहाड़ी की सुंदरता और विशालता से बहुत प्रभावित थी। आचार्य सुमंत के चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास के भाव थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। बाकी दोनों का हाल भी रुद्रांश की तरह ही आश्चर्य से भरा हुआ था। दरअसल ये सभी कभी भी शक्तिनगर राज्य से बाहर नहीं आए थे। इसलिए जब उन्होंने लुकान पहाड़ी की सुंदरता को देखा तब वह उस पहाड़ी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जब आचार्य सुमंत ने देखा कि सभी सप्तगिरी गुरुकुल के शिष्य लुकान पहाड़ी को देखकर स्तब्ध हैं तब उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने उस ग्रिफिन पक्षी को जिसका नाम वायुराज था उसको नीचे उतरने का इशारा किया। जिसके बाद वायुराज ने एक चीख के साथ नीचे की तरफ जाने लगा। फिर कुछ समय में वह सब पहाड़ी पर उतर गए। जैसे ही रुद्रांश और उसके साथी लुकान पहाड़ी में प्रवेश किए उन्हें एक अद्भुत और आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ा और सुंदर मंदिर था जो सोने और चांदी से बना हुआ था। रुद्रांश और उसके साथी मंदिर की सुंदरता और विशालता से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी भी ऐसा सुंदर और विशाल मंदिर नहीं देखा था। ध्रुव ने कहा, वाह, यह मंदिर तो बहुत ही सुंदर है, मैंने कभी भी ऐसा सुंदर मंदिर नहीं देखा है। राजकुमारी शिवांगी ने कहा, हाँ, यह मंदिर बहुत ही सुंदर है, मैं इसकी सुंदरता और विशालता से आश्चर्यचकित हूँ। आचार्य सुमंत ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये लुकान पहाड़ी है जहाँ पर शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यहाँ पर शक्तिनगर राज्य के महान योद्धा एकत्रित होंगे और अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। जिसे सुनकर सप्तगिरी गुरुकुल के सभी शिष्यों ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। फिर रुद्रांश ने जिज्ञासा से आचार्य सुमंत से पूछा, आचार्य, इस पहाड़ी पर वह मंदिर कैसा है? जिसे सुनकर आचार्य सुमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, वह एक पवित्र मंदिर है जो एक महान योद्धा को समर्पित है। क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो? कहते हुए वह शिष्यों की तरफ देखने लगे। रुद्रांश ने उत्साहित होकर कहा, हाँ आचार्य, हमें इसके बारे में जानने में बहुत रुचि है। जिस पर बाकी सभी शिष्यों ने भी उत्सुकता से आचार्य सुमंत की तरफ देखने लगे। उन्हें भी यह सब जानने में रुचि थी। आचार्य सुमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। यह मंदिर महान योद्धा आदित्य देव को समर्पित है जिन्होंने इस राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। रुद्रांश और अन्य शिष्यों ने आचार्य सुमंत की बातों को ध्यान से सुना और उनकी आंखों में उत्साह और रुचि दिखाई दे रही थी। आचार्य सुमंत ने आगे कहा, आदित्य देव एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी शक्ति और कौशल का उपयोग इस राज्य की रक्षा के लिए किया था। उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। राजकुमारी ने पूछा, आचार्य, आदित्य देव के बारे में और बताएं। उनकी कहानी क्या है? आचार्य सुमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाता हूँ।
लेकिन इससे पहले तुम्हें इस पहाड़ी के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। फिर आचार्य सुमंत ने अपने शिष्यों को लुकान पहाड़ी के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, लुकान पहाड़ी एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर देवताओं की शक्ति और महान योद्धाओं की वीरता की कहानियां हैं। आचार्य सुमंत ने आगे कहा, लुकान पहाड़ी का इतिहास बहुत ही पुराना है। उन्होंने कहा, एक समय की बात है जब शक्तिनगर राज्य पर एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। एक शक्तिशाली और भयानक प्राणी ने राज्य पर हमला किया था। उसका नाम था पंचव्यूह। आचार्य सुमंत ने आगे कहा, पंचव्यूह एक ऐसा प्राणी था जिसके शरीर में 5 जानवरों की विशेषता थी। उसके शरीर में शेर की शक्ति, हाथी की बुद्धि, मगरमच्छ की चपलता, चीते की गति और काले सांप की चालाकी थी। आचार्य सुमंत ने आगे कहा, पंचव्यूह ने शक्तिनगर राज्य पर हमला किया था और राज्य के लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही थी। लेकिन एक महान योद्धा ने राज्य की रक्षा के लिए आगे आए। उसका नाम था आदित्य देव। आचार्य सुमंत ने आगे कहा, आदित्य देव ने पंचव्यूह का सामना किया और उसे हराया। वह एक बहुत ही शक्तिशाली और वीर योद्धा था। उसने राज्य की रक्षा की और राज्य के लोगों को सुरक्षित रखा। आचार्य सुमंत ने दुकान पहाड़ी पर स्थित मंदिर की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यह मंदिर आदित्य देव को समर्पित है। यहाँ पर उनकी वीरता और शक्ति को याद किया जाता है। आचार्य सुमंत के शब्दों को सुनकर रुद्रांश और अन्य शिष्य उत्साहित हो गए। तभी अचानक से कुछ योद्धा उनके सामने आए और उन्होंने कहा, प्रणाम आचार्य सुमंत। जिस पर आचार्य सुमंत ने अपना सिर हिला दिया। फिर उन्होंने बाकी सभी की तरफ देखते हुए कहा, आपका और सप्तगिरी गुरुकुल के सभी शिष्यों का हमारे यहाँ पर स्वागत है। हम आपको आपके रहने के स्थान पर ले जाएंगे जहाँ आप प्रतियोगिता से पहले आराम कर सकते हैं। रुद्रांश और अन्य शिष्यों ने उनका अभिवादन किया और योद्धाओं के साथ चल दिए। आचार्य सुमंत ने मुस्कुराते हुए उनका अनुसरण किया। वे सभी एक बड़े भवन में पहुंचे जहां उन्हें रहने के लिए कमरे दिए गए थे। फिर उनमें से एक योद्धा ने कहा, जैसा कि सभी जानते हैं, कल से महान योद्धा प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। इसलिए आप सभी को कल तक आराम करने का समय है। आप यहाँ पर कुछ समय आराम कर सकते हैं। इतना कहकर वह योद्धा आचार्य सुमंत को प्रणाम करते हुए वहां से चला गया। इसके बाद आचार्य सुमंत ने सभी से कहा, चलो अब कुछ देर आराम कर लो। कल तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेना है। जिसे सुनकर सभी रुद्रांश और अन्य शिष्यों ने अपना सर सहमति में हिलाया और अपने कमरों में जाकर आराम करने चले गए। कुछ समय बाद आचार्य सुमंत ने उन्हें फिर से बुलाया और कहा, अब समय है आपको हमारे प्रधानाचार्य से मिलने का। चलो हम उनके पास जाएंगे। जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। फिर विक्रांत ने हैरानी के साथ कहा, क्या प्रधानाचार्य, क्या वह भी यहाँ हैं? हमें तो लगा था कि सिर्फ आप ही हमें यहाँ लाए हैं। इसे सुनकर आचार्य सुमंत मुस्कुराने लगे। आचार्य सुमंत की मुस्कान देखकर रुद्रांश और अन्य शिष्यों को और भी हैरानी हुई। विक्रांत ने फिर से पूछा, आचार्य सुमंत, क्या सचमुच प्रधानाचार्य यहाँ हैं? हमें तो पता नहीं था। आचार्य सुमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रधानाचार्य यहाँ हैं। और अब समय है आपको उनसे मिलने का। चलो हम उनके पास जाएंगे। रुद्रांश और अन्य शिष्यों ने आचार्य सुमंत के साथ चल दिए और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि आचार्य रघुवीर एक बड़े सिंहासन पर अकेले बैठे थे। रुद्रांश और अन्य शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि आचार्य भीष्म यहाँ पर हैं। वे सभी आचार्य भीष्म के सामने खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया। आचार्य भीष्म ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया और कहा, आपकी यात्रा कैसी रही? क्या आपको कोई परेशानी हुई या आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ा? विक्रांत ने आगे बढ़कर कहा, नहीं आचार्य रघुवीर, हमारी यात्रा बहुत ही सुखद रही। लेकिन हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। हमारे रास्ते में एक बड़ा मगरमच्छ जैसा जानवर आया जिसने हम पर हमला किया।
आचार्य भीष्म ने आश्चर्य से पूछा, एक मगरमच्छ जैसा जानवर? वह कितना बड़ा था? विक्रांत ने कहा, वह बहुत बड़ा था आचार्य रघुवीर। लेकिन हमने उसका सामना किया और उसे हराया। पर आचार्य सुमंत ने उसके साथ लड़ाई लड़ी और मगरमच्छ को हराया। आचार्य भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तो ऐसी बात है। चलो कोई बात नहीं, शुक्र है कि तुम सब यहाँ तक सही सलामत तो पहुँच गए। आचार्य भीष्म ने आगे कहा, चलो क्योंकि तुम सब यहाँ शेष महान योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हो तो उसके बारे में कुछ जान लें। फिर उन्होंने आगे बोलना जारी रखा। ये प्रतियोगिता शक्तिनगर राज्य के स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें हमें 17 राज्यों की लड़ाई के लिए शीर्ष 5 योद्धाओं का चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में शीर्ष 15 वर्ष से कम आयु के योद्धा भाग लेंगे। आचार्य भीष्म ने आगे कहा, इस प्रतियोगिता में शक्तिनगर राज्य के सभी क्षेत्रों के योद्धा भाग लेंगे। यह एक बड़ा अवसर है आपके लिए अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करने का। आचार्य भीष्म ने आगे कहा, इस प्रतियोगिता में आपको विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का सामना करना होगा। आपको अपनी शक्ति, गति और कौशल का प्रदर्शन करना होगा। आचार्य रघुवीर ने आगे कहा, प्रतियोगिता के दौरान आपको अपने विरोधियों के साथ लड़ना होगा। आपको अपनी रणनीति और कौशल का उपयोग करके उन्हें हराना होगा। रुद्रांश और अन्य शिष्यों ने आचार्य सुमंत की बातों को ध्यान से सुना और उनके सामने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। वे सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित थे और अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। आचार्य भीष्म ने आगे कहा, प्रतियोगिता के दौरान आपको अपने विरोधियों के साथ लड़ना होगा। आपको अपनी रणनीति और कौशल का उपयोग करके उन्हें हराना होगा। लेकिन ध्यान रखें, प्रतियोगिता में कोई भी अन्याय नहीं होगा। आपको अपने विरोधियों के साथ सम्मान और अनुशासन के साथ लड़ना होगा। रुद्रांश और अन्य शिष्यों ने आचार्य भीष्म की बातों को ध्यान से सुना और उनके सामने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और कहा, जी आचार्य, आप चिंता ना करें, हम आपकी कही गई सभी बातों का ध्यान रखेंगे। वे सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित थे और अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। जब आचार्य भीष्म ने सबकी बात सुनी तब उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव आ गया। फिर उन्होंने सभी की तरफ देखकर बोले, ठीक है, अब आप सभी जा सकते हो। आज अच्छे से आराम करो, कल तुम्हें पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना है। आचार्य भीष्म की बात सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी आचार्य। फिर सभी ने उनको प्रणाम किया और अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। वे सब अभी जा ही रहे थे तभी आचार्य सुमंत ने सभी को रोकते हुए कहा, तुम सब मेरे कमरे में कुछ देर के लिए आओ। इसके बाद सोने के लिए चले जाना। इतना कहकर वे वहां से आगे बढ़ गए। इसे देखकर सभी शिष्य हैरान रह गए। पर फिर उन्होंने भी एक दूसरे की तरफ देखा और राजेश सुमन के पीछे पीछे जाने लगे। जब सभी शिष्य आचार्य सुमंत के कमरे में पहुंचे तब उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हमें बहुत सी टीमों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए सभी टीमों के बारे में कुछ बातें जान लो। जिसे सुनकर सभी को समझ में आ गया कि आचार्य सुमंत ने सभी को क्यों बुलाया था। फिर सभी आचार्य सुमंत की बात ध्यान से सुनाने लगे। शिष्यों, कल हमारे सामने कई शक्तिशाली टीमें होंगी। पहली टीम है विक्रमशिला अकादमी। ये टीम अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध है। उनके पास एक मजबूत शिक्षा प्रणाली है जो उन्हें युद्ध में विशेषज्ञता प्रदान करती है। दूसरी टीम है महावीर सेना। ये टीम अपनी बहादुरी और साहस के लिए प्रसिद्ध है। उनके पास एक मजबूत सेना है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तीसरी टीम है क्षत्रिय विद्यालय। ये टीम अपनी कुशलता और अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। उनके पास एक समृद्ध इतिहास है और उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की है। ऐसे ही उन्होंने और भी कुछ टीमों के बारे में सभी को बताया। और आखिर में उन्होंने अपनी टीम के बारे में बताया।
हमारी टीम अद्वितीय युद्ध रणनीति और शक्तिशाली योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। हमारे पास एक समृद्ध इतिहास है और हमने कई युद्धों में विजय प्राप्त की है। ऐसे ही कुछ देर बताने के बाद सभी शिष्य अपने अपने कमरे जाकर में सो गए। उन्हें पता था कि कल की प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण होगी और उन्हें अपनी पूरी शक्ति और कौशल का उपयोग करना होगा। अगली सुबह सभी शिष्य जल्दी उठ गए और अपनी तैयारी शुरू कर दी। वे अपने हथियारों को तैयार किए और अपने दोस्तों के साथ बातें की। फिर आचार्य सुमंत ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, अब समय है प्रतियोगिता की शुरुआत करने का। चलो हम मैदान में जाएं और अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करें। सभी शिष्य लड़ाई के मैदान में प्रवेश किया। लड़ाई के मैदान के चारों ओर ऊंचे और मजबूत दीवारें थीं जो सफेद और सोने के रंग में रंगी हुई थीं। लड़ाई के मैदान के बीच में एक बड़ा मैदान था जो हरे रंग की घास से ढका हुआ था। लड़ाई के मैदान के चारों ओर दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी। दर्शकों की सीटें सफेद और सोने के रंग में रंगी हुई थीं। वहां एक रोमांचकारी और उत्साहजनक वातावरण था जो सभी को आकर्षित कर रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें मैदान को रोशन कर रही थीं और हवा में एक उत्साहजनक ऊर्जा थी। लड़ाई के मैदान के एक तरफ एक बड़ा मंच था जिस पर 3 मुख्य अतिथि बैठे थे। पहले अतिथि शक्तिनगर राज्य के राजा थे जो एक बड़े और मजबूत सिंहासन पर बैठे थे। लड़ाई के मैदान में 3 मुख्य अतिथि बैठे थे जिनमें से 2 महंत प्रदेश के उच्च अधिकारी थे। महंत प्रदेश के 2 प्रमुख दूत अर्जुन सिंह और विक्रम सिंह। शक्तिगढ़ राज्य महंत प्रदेश के अधीन आता है, इसलिए इन अतिथियों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। इन 3 अतिथियों के बगल में सभी टीमों के प्रमुख बैठे थे जिनमें आचार्य भीष्म भी शामिल थे जो सप्तगिरी गुरुकुल के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अन्य टीमों के प्रमुख भी अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो कैसी होगी शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता?